नमस्कार। बीकॉम पार्ट 3 लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभी नियमित विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पीछे के कुछ एग्जाम्पल्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, जिसमें माल की आपूर्ति के सामान्य आपूर्ति हो, सतत आपूर्ति हो, जैसे कुछ सेवाओं की आपूर्ति हो, माल की आपूर्ति हो। यहाँ पर इस जो एग्जाम्पल में आज हम रूल 32(4) रूल 32(4) के तहत अगर कोई सेवा की आपूर्ति की जाती है तो हम कर योग्य आपूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, इस बारे में आज की इस प्रॉब्लम में अपन डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर अपन देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित प्रॉब्लम है। और जब लाइफ इंश्योरेंस की सेवाएं देने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा जो आपूर्ति की जाती है सेवाओं, चूँकि वो सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, इसलिए इनका जो वैल्यूएशन होगा वो सेवा की आपूर्ति का मूल्य कहलाएगा और उसका मूल्य हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रूल 32(2)(4) है, उसका थोड़ा सा एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ। इस रूल 32(2)(4) के अंतर्गत 4-5 बातें हैं जो अपने को विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। एक तो बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि यदि कोई पॉलिसी इस प्रकार की है जिसके अंतर्गत रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट बोथ इन्वॉल्व हैं, यानी बचत और विनियोग दोनों तत्व उसमें मिले हुए हैं, और इस बात की जानकारी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको दे दी गई है या उसके अंदर उनकी सेवा उसकी शर्तों में कॉन्ट्रैक्ट में वो उल्लिखित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विनियोग का पार्ट है वो हटा दिया जाता है और केवल रिस्क फैक्टर का जो होता है वही परसेंटेज अपन रखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख का बीमा है और उसमें कह दिया कि 6 लाख इंश्योर्ड हैं, तो 40% जो हुआ वो 6 लाख जो अगर इसका इन्वेस्टमेंट वाला है तो बाकी 4 लाख रिस्क वाला हो गया, तो यानी 40% ले लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये इसमें कंडीशन क्या है कि वो बचत विनियोग और रिस्क दोनों की हो और इस बात की सूचना इंश्योर्ड पर्सन को हो। तो हम जो है वो जो जितना भी प्रीमियम बन रहा है उसका पॉलिसी का जो प्राप्त प्रीमियम है, उस प्रीमियम का हम केवल वही परसेंटेज लेते हैं जो रिस्क से रिलेटेड है। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये रह जाती है कि यदि मान लीजिए केवल रिस्क का ही बीमा है तो 100% हो जाएगा, केवल जोखिम का ही बीमा है तो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सिंगल प्रीमियम प्लान है तो 25% हो जाएगा। यदि इनके अलावा कोई बीमा है जिसमें वो बचत विनियोग की भी हो सकती है, लेकिन ये इन 3 जो कंडीशन अभी बताई, इनको छोड़ के अन्य किसी कंडीशन का अगर कोई बीमा करवाया हुआ है तो वो अगर फर्स्ट ईयर का बीमा है, पहले साल का है, तो 25% हो जाती है और आगे के जो सब्सिक्वेंट ईयर्स का जो प्रीमियम होता है उसका 12.5% जो है वो क्या लेते हैं, उसका हम मूल्य मानते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो है वो 12.5% लेते हैं, राइट। तो ये इसके अंतर्गत है, वो अपने को ध्यान में रखने की बात है कि वो हम 12.5% लेते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है कि यदि कोई इस प्रकार की प्रीमियम पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जब हम लेते हैं तो मान लीजिए वो प्रीमियम पॉलिसी जो है वो ऐसी है कि वो किसी अनुमोदित योजना के अंतर्गत है और उस पॉलिसी की राशि 50,000 रुपये तक है, तो ऐसी पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट होता है, यानी वो अनुमोदित योजना के अंतर्गत हो, अप्रूव्ड स्कीम के अंतर्गत हो और वो 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो वो एग्जेम्प्ट होती है।
इसके अलावा एक दो और हैं जो चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, आम आदमी बीमा योजना है। इनके अंतर्गत अगर कोई भी इंश्योरेंस करवाई जाती है तो ऐसी इंश्योरेंस भी पूर्ण रूप से यानी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो 4-5-6 बातें हैं, इनको अपन ध्यान में रखते हुए वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम ज्ञात करते हैं। वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल 32(4) जो है वो हमें ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है एक जीवन बीमा कंपनी माह जून 2019 के लिए अपने व्यवसाय के संबंध में निम्न सूचनाएं प्रकट करती है। विनियोग बचत पॉलिसी जिसमें प्राप्त प्रीमियम का 70% विनियोग किया जाता है और पॉलिसी धारक को सेवा प्रदान करते समय सूचित कर दिया गया था। दैट मीन्स ये विनियोग बचत पॉलिसी जो है वो इस प्रीमियम का 70% जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में है ये पॉलिसी, तो सूचित भी कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये अभी रूल के अंतर्गत ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है वो हटा करके बाकी जो बच गया वो 30%, वो एक्चुअल में रिस्क का पोर्शन ही होता है। तो ये 30% इसका 600 लाख का 30% जो होता है वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंतर्गत इसको काउंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल 32(4), ठीक है, अंडर रूल 32(4). यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख रखा है, आगे आप अंडर रूल 32(4) ए जरूर लिख दें। अंडर रूल 32(4), सॉरी ये नहीं, अंडर रूल 32(4) ये आप इसमें मेंशन कर देंगे, राइट। इसके बाद में देखिए इसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप इस तरीके से बनाएंगे कि जिसमें सारी डिटेल कुछ डिटेल्ड चीज़ें हैं इसमें आ जाएं। ये देखिए आपको कैसे बनाना है कि पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का अपन बना लेंगे, दूसरा प्रीमियम रिसीव्ड, जितना प्रीमियम ये तो आपको इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो लिखना है। अब उसका कितना परसेंटेज वैल्यू के अंदर अपन काउंट करेंगे अलग अलग स्थितियों में, और वो परसेंटेज को अपन जब इंश्योर्ड प्रीमियम की रिसीव्ड राशि से जब अपन रिसीव्ड प्रीमियम से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आगे आ जाएगी इन लैक्स। तो पहला कॉलम अपना पर्टिकुलर्स का हुआ, दूसरा प्रीमियम रिसीव्ड रुपीज इन लैक्स, और दूसरा परसेंटेज ऑफ प्रीमियम तो वैल्यू इन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, और टैक्सेबल वैल्यू लास्ट कॉलम में आ जाएगी। तो अब जैसे पहले वाले में अपन ने देखा था कि 600 लाख प्राप्त हुए तो उसका 30% जो है वही इसमें वैल्यू के अंदर लिया जाएगा, और 30% लेंगे तो 180 इसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो ये पहला जो था वो तो अपना जो रूल के अंतर्गत जो सबसे पहली बात बताई गई थी कि भाई इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट और मान लीजिए रिस्क दोनों हैं उस बचत विनियोग बचत पॉलिसी में, तो उसका केवल इन्वेस्टमेंट का माइनस करने के बाद जो बचता है केवल वही हम लेंगे, राइट। इसके बाद में अपन यहाँ आते हैं, दूसरा है अन्य विनियोग बचत पॉलिसी, यानी ये जो मिक्स वाली है इसको छोड़ करके अन्य विनियोग बचत पॉलिसी है जो गत वर्ष में जारी की गई है और उसका प्राप्त प्रीमियम 120 लाख रुपए है। तो ये जैसे अपने उस रूल में देखा था कि भी अन्य कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो और किसी बातों में कवर नहीं हो रही है, तो ऐसी पॉलिसी का जो है वो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होता है पहले साल का, चूँकि ये गत वर्ष में जारी की गई है, तो उसका 25% जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो अपन यहाँ पर जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक सेविंग पॉलिसी जो है वो अपन हेडिंग लगाएंगे। तो सेकंड पॉइंट के अंदर
पर्टिकुलर्स में, और फिर जो रिसीव्ड प्रीमियम 120 लाख हो जाएगा, और परसेंटेज जो है वो वैल्यू जो है वो हो जाएगी कितने 25%, और 25% अपन करेंगे तो 30 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएंगे। 30 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएंगे। अभी देखिए आप ये आ गया अदर इन्वेस्टमेंट सेविंग पॉलिसीज 120, 25 और 30, और अपन फर्स्ट ईयर लिख देंगे क्योंकि पहले साल का ही ये प्रीमियम है, राइट, पहले साल का प्रीमियम। तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं, ऐसी पॉलिसी जिसमें बीमित राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं है और जो निर्धारित सत्ता से अनुमोदित है, प्राप्त प्रीमियम की राशि 16 लाख रुपए। तो पहले जो प्रॉब्लम जो पहला वाला है वो तो इसमें तो ये हो जाएगा कि ये जो है वो अनुमोदित योजना के अंतर्गत अगर कोई होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रूव्ड स्कीम के अंतर्गत है ये ना, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड स्कीम के अंडर अप्रूव्ड स्कीम है, द पॉलिसी अंडर अप्रूव्ड स्कीम, इसका अपन कह सकते हैं, या जो जैसा आपका इंग्लिश में लिखा हुआ आपको वैसे लिख दीजिए। तो वो तो अपना हो गया, और इसकी अमाउंट की राशि जो है वो 16 लाख लिख देंगे अपन रिसीव्ड अमाउंट में। अब इसका जो परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन परसेंटेज है वो कितना आएगा, वो एग्जम्प्ट की उसके आगे एग्जम्प्ट लिख देंगे अपन, क्योंकि इसको जब 50,000 रुपये तक जब होता है तो उसको वो पूर्ण रूप से एग्जम्प्ट होती है, फुली एग्जम्प्ट होती है, तो वो एग्जम्प्ट के अंदर अपन लिख देंगे एग्जम्प्ट, उसमें लिख देंगे वैल्यूएशन में, और वैल्यू ऑफ जो सप्लाई है उसके आगे अपन नील लिख देंगे, यानी डैश कर देंगे, राइट। तो ये अपन इसको देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये तीसरा कॉलम है, पॉलिसी इन विच द पॉलिसी अमाउंट डजंट एक्सीड 50,000 एंड अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ये लिखा है ना प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो ये 16 था, एग्जम्प्ट था, और आगे डैश आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ये तीसरा पॉइंट अपन कर लेते हैं। चौथा पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सेविंग पॉलिसीज एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखिए ये मतलब इसका क्या हुआ कि पहले साल के प्रीमियम वाले को छोड़ करके बाकी वाले जो राशि है वो कौन सी है, तो ऐसी विनियोग और बचत पॉलिसियाँ जिनके प्रथम वर्ष के प्रीमियम को छोड़कर प्राप्त प्रीमियम की राशि 640 है। अब यहाँ देखिए ये अंतर क्या हुआ, ये जो सेकंड पॉइंट था और जो फोर्थ पॉइंट है ये बिल्कुल अपने साथ करके देखेंगे तो ये हो जाएगा कि सेकंड पॉइंट तो में तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम था तो 25% हो गई, और फोर्थ पॉइंट के अंदर सब्सिक्वेंट ईयर्स के प्रीमियम का है तो आगे के सारे के प्रीमियम का 12.5% जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो देन अपन इसको ये इस रूप में कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 12.5% आएगी। तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट कम सेविंग पॉलिसीज़, और ये अपन ये कह सकते हैं कि प्रीमियम रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स, है ना। तो ये जैसा बताता है वैसा अपन लिख सकते हैं। इसका हेडिंग का ये है कि समझ में आ जानी चाहिए बात, या इसका सीधा सीधा रिन्यूअल प्रीमियम हो गया, क्योंकि आगे के सालों के लिए होता तो हर साल रिन्यू होती है तो रिन्यूअल प्रीमियम हो गया। तो रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कम सेविंग पॉलिसीज़ ये 640 था, और इसका 12.5% अपन लिख लेंगे परसेंटेज में, और इसका 80 आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। तो ये 80 आ जाएगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कहता है एकल प्रीमियम वार्षिक की पॉलिसी से प्राप्त प्रीमियम राशि 240 रुपये। सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में भी ये दिया हुआ है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर कोई होती है तो उसके अंदर जो है वो उसका 25% जो होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई लिया जाता है। एक साथ प्रीमियम जमा करा दिया, वो हर साल किस दिन जमा करा दिया, तो एक साल जमा करा दिया और उसके बाद में द्वितीय साल की पॉलिसी है उसके लिए फ्री बस। ऐसी सिंगल प्रीमियम प्लान का 25% जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो अपन लिख देंगे सिंगल प्रीमियम प्लान, अमाउंट रिसीव 240, परसेंटेज 25, और इसको करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 5।
प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल प्रीमियम प्लान, सिंगल प्रीमियम प्लान और 640, 12.5 और 80 आ गया। ठीक है, राइट। अगला देखते हैं, अगला है 6, जोखिम से बचने संबंधी पॉलिसी। इसमें कोई विनियोग सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विनियोग सम्मिलित होता है तब तो वो उस वाले में आ गया, लेकिन ये कहता है कि इसमें कोई विनियोग वाली बात सम्मिलित नहीं है, पूर्ण रूप से 100% जोखिम वाला है, रिस्क वाला है, और इसका प्रीमियम 50 लाख रुपए प्राप्त हुआ। तो अपने नियम था कि भाई केवल जोखिम से बचने के लिए भी कोई बीमा है तो उसका 100% टैक्सेबल होता है, 100% जो है प्रीमियम वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिया जाता है। तो इसका मतलब 50 लाख का प्रीमियम हुआ तो अमाउंट रिसीव्ड 50 लाख हो गया। और इसके बाद में, और ये इंश्योरेंस कौन सी हो गई है, रिस्क कवरिंग इंश्योरेंस है, जोखिम से बचने संबंधी पॉलिसी है, रिस्क कवरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। अमाउंट रिसीव 50 लाख हो गया और इसका परसेंटेज 100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो ये इसका जो है वो अपना यहाँ जैसे मेंशन कर दिया गया है। प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल प्रीमियम, नहीं सॉरी, ये जो आगे वाला है ये प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसी इश्यूड अंडर, सॉरी, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल प्रीमियम प्लान। ये थोड़ा ये आगे वाला पॉइंट पहले लिख दिया गया होगा। प्रीमियम रिसीव्ड फॉर रिस्क कवर पॉलिसीज 50 है तो ये 100% हो गया, तो ये 50 लाख हो गया। और लास्ट जो पॉइंट है जिसको अपन ने पहले लिख दिया गया है 7th नंबर पर, इसको यहाँ सॉल्यूशन में इसको ध्यान कर लेना। ये लास्ट वाला प्रीमियम पॉलिसीज है इश्यूड अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना 30 लाख रुपए। तो ये पूरी प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो पूर्ण रूप से फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्जेम्प्ट लिख देंगे और अमाउंट जो आएगी टैक्सेबल वो नील आ जाएगी। तो प्रीमियम रिसीव्ड 30 लाख, वैल्यूएशन जो परसेंटेज है वो एग्जेम्प्ट आ जाएगा और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 30 लाख आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री और आम आदमी बीमा योजना, ये वाली तो पूरी एग्जेम्प्ट होती हैं कितना भी प्रीमियम रिसीव किया जाए। लेकिन यदि कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि किसी निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत जारी की गई हैं, तो उनके ऊपर 50,000 रुपये की सीलिंग है। वो 50,000 रुपये पॉलिसी की राशि है, अमाउंट प्रीमियम की नहीं है। प्रीमियम तो कितने 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कितना भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन पॉलिसी जो है वो अप्रूव्ड योजना के अंतर्गत है और जिसकी पॉलिसी की बीमा पॉलिसी की राशि जो है वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो 50,000 रुपये तक हो, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो, तो वो ऐसी समस्त पॉलिसीज जो होती हैं वो एग्जेप्ट की श्रेणी में आती हैं। क्योंकि 50,000 रुपये की कई, मान लीजिए सैकड़ों बीमा पॉलिसीज होती हैं, तो फिर उनके ऊपर जितना भी प्राप्त सैकड़ों हज़ारों कितने भी हो सकते हैं, उन पर प्राप्त प्रीमियम पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री वाले के अंतर्गत तो इसमें 50,000 वाली वो ऐसी सी लिमिट नहीं है। इसकी योजना के अंतर्गत तो जितना भी प्रीमियम बीमा कंपनी को प्राप्त होता है पूरा का पूरा उसकी वैल्यू ऑफ 100% टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमने रूल 32.4 के अंतर्गत जो है, रूल 32.4 के अंतर्गत अपन ने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है एक तरह से ये सर्विस की सप्लाई है, उसको अपन ने आज अध्ययन किया है। और ये अब तक के जितने भी आपके सामने वीडियोज़ आए हैं, इसमें आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल चीज़ें आपकी बताई गई हैं उनको ही प्रैक्टिकली सॉल्व करके यहाँ बताया गया है, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरेंस आपकी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बाद में अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको एक बात फिर कहता हूँ कि आप जो है वो या वीडियोज़ के साथ भी इसी स्क्रिप्ट को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहाँ पर भी जो आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जिसमें आपको PDF रूप में ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स वेरी मच।